हे गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। और आज की हमारी मूवी है कास्ट अवे। और ये मूवी चक नोलैंड नाम के एक इंसान के ऊपर बनाई गई है जो एक बार एक आइलैंड पर फंस जाता है, पर वहाँ पर कई सालों तक सरवाइव करने के बाद जब वो बचकर अपनी असली जिंदगी में वापस आता है तो देखता है कि पूरी दुनिया बदल चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी फेडेक्स कंपनी के एक एम्प्लॉई चक नोलैंड की है जो अपने काम को लेकर काफी सीरियस होता है और वो इस बात को लेकर भी काफी ऑब्सेस्ड होता है कि हर कोरियर और हर पैकेज अपनी जगह पर सही समय पर पहुंचे। और वो अपने साथ के सारे एम्प्लॉयज को यही बात बताकर मोटिवेट करता था और टाइम की वैल्यू समझाता था। दोस्तों, इस मूवी में चक की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम कैली होता है और चक कैली से बहुत प्यार करता है और कैली भी चक से बहुत प्यार करती है और दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय से होते हैं। वो दोनों तो एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, पर चक के काफी बिजी होने की वजह से चक को अलग अलग देशों में अपने काम की वजह से ट्रैवल करना पड़ता है, तो इस वजह से उन दोनों की अभी तक शादी नहीं हो पाती है। अब कुछ दिनों में क्रिसमस भी आने वाला होता है, पर चक को फिर से अपने काम की वजह से मलेशिया के लिए जाना पड़ रहा होता है। अब इस बात से कैली काफी नाराज हो जाती है, पर चक कैली से प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो वो हर हाल में न्यू ईयर ईव तक लौट आएगा। अब कैली उससे कहती है लेकिन क्रिसमस का क्या, पर लेकिन काफी समझाने के बाद चक कैली को समझा ही लेता है और वो कैली को क्रिसमस का गिफ्ट भी दे देता है। तभी कैली भी चक को क्रिसमस के गिफ्ट में एक घड़ी देती है और उस घड़ी में कैली की फोटो लगी होती है। दोस्तों, ये घड़ी कैली की खानदानी घड़ी होती है और ये उसने चक को इसलिए दी होती है क्योंकि वो चक से बहुत प्यार करती है। अब दोस्तों, इस सब के बाद चक मलेशिया के लिए निकल जाता है और जब उनका प्लेन पैसिफिक ओशियन के ऊपर से उड़ रहा होता है तभी वहाँ पर एक तेज तूफान आ जाता है और उनके प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है जिस वजह से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब क्योंकि ये प्लेन फेडेक्स कंपनी का एक प्राइवेट प्लेन होता है तो इसलिए इसमें सिर्फ 4 मेंबर्स और बाकी के प्लेन में कोरियर्स और पैकेजेस रहते हैं। अब उनका प्लेन क्रैश होकर समुद्र में जाकर गिरता है और उन सब में से सिर्फ चक ही बच पाता है। अब इस सब के बाद चक को प्लेन में एक एयर बोट मिलती है, वो उस पर बैठ जाता है और समुद्र के तूफान में बहता चला जाता है। और जब बाद में उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक वीरान टापू पर आ गया होता है। उस टापू पर सारे में पेड़ पौधे होते हैं पर एक भी इंसान नहीं होता। अब चक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जोर जोर से आवाजें लगाता है कि कोई है, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, पर इस सब का कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो टापू एकदम वीरान होता है। अब इस सब के बाद वो रेत पर बड़ा बड़ा हेल्प लिख देता है ताकि जब उधर से कोई प्लेन उड़ रहा हो तो उस वक्त उसकी नजर उस पर पड़ जाए और वो चक को बचा ले। अब इसके बाद रात हो जाती है और वो वहीं पर सो जाता है, पर जब वो अगली सुबह उठता है तो वो देखता है कि जो भी उसने रेत पर हेल्प लिखा होता है वो समुद्र की लहरों की वजह से मिट गया होता है। अब चक बड़े बड़े वुडन ब्लॉक्स से हेल्प लिखता है ताकि समुद्र की लहरों से फिर से न मिट जाए, क्योंकि वो जानता है कि कोई ना कोई उसको ढूंढने जरूर आएगा। अब उस प्लेन क्रैश के बाद जैसे चक उस टापू पर बहकर आ गया होता है उसी तरह कुछ फेडेक्स कंपनी के कोरियर्स और पैकेजेस भी बहकर आ गए होते हैं। अब चक उनमें से कुछ पैकेजेस को चेक करता है पर उसमें से किसी में भी खाने का सामान नहीं मिलता। अब चक को उस आइलैंड पर से कुछ अजीब अजीब सी सनसनाहट की आवाजें आने लगती हैं और जब वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये पेड़ों पर से नारियल गिरने की आवाजें होती हैं। दरअसल उस आइलैंड पे काफी सारे नारियल के पेड़ भी होते हैं और अब चक को पानी की काफी जरूरत होती है क्योंकि वो प्यास लगने पर समुद्र का पानी तो पी नहीं सकता, इसलिए उसके लिए पानी पीने के लिए एक ही ऑप्शन रह जाता है जो कि नारियल पानी होता है। अब इसके बाद वो काफी सारे कच्चे नारियल इकट्ठे कर लेता है, लेकिन नारियल के कवर को फाड़कर उसके अंदर से पानी निकालना इतना आसान नहीं होता। लेकिन फाइनली काफी कोशिश के बाद वो एक नारियल को छीलकर उसके अंदर से पानी पीना सीख जाता है। अब चक को इस आइलैंड पर फंसे हुए 2-3 दिन हो चुके होते हैं और उसके पास जूते भी नहीं होते हैं, जिस वजह से जब भी वो पानी में जाता था तो पत्थर चुभने की वजह से उसके पैरों में घाव हो जाते थे और उसमें से खून निकलने लगता था। अब इसके बाद चक अपनी आधी पैंट को फाड़कर अपने पैरों में जूतों की तरह पहन लेता है। अब इसके बाद चक को उस टापू पर एक ऊंची चोटी दिखाई देती है। अब चक ये सोचता है कि अगर किसी तरह से वो उस चोटी पर चढ़ जाए तो वो चारों तरफ देखकर ये पता लगा सकता है कि वो भी कहाँ पर है और उसके आसपास क्या क्या है। अब इसके बाद चक उस ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसको समुद्र के किनारे एक चीज दिखाई देती है और वो फटाफट भागकर नीचे जाता है और वो देखता है कि वो उसी के प्लेन के पायलट की डेड बॉडी होती है जो पानी पर तैर रही होती है। अब ये देखकर चक को काफी दुख होता है। अब चक उसकी बॉडी को वहाँ पर दफना देता है, पर उसको दफनाने से पहले वो उसके पास से उसके जूते और उसकी टॉर्च ले लेता है। अब चक को इस टापू पर काफी दिन हो चुके हैं और वो धीरे धीरे इस टापू पर रहना भी सीख रहा है। अब वो रात भर इकट्ठी हुई पत्तों पर ओस की बूंदों को नारियल के अंदर भरकर स्टोर करना सीख लेता है। अब इसके बाद वो एक लकड़ी का नोकीला भाला बनाता है और उससे मछली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक भी मछली को नहीं पकड़ पाता। अब उसके पास खाने और पीने के लिए सिर्फ नारियल ही होता है।
अब एक रात चक को समुद्र में एक शिप दिखता है, पर वो उससे काफी दूर होता है। अब ये देखकर चक काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है, पर इतनी दूर से चक की आवाज सुनना लगभग नामुमकिन होता है। अब इसके बाद चक टॉर्च की रोशनी से भी उनका ध्यान अपनी तरफ बटाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी दूर से छोटी सी टॉर्च की रोशनी को भी देखना लगभग नामुमकिन होता है। अब अगले दिन चक ये डिसाइड करता है कि उसके पास जो एयरबोट है जिसमें बैठकर वो उस आइलैंड पर पहुंचा होता है, वो उस एयरबोट पर बैठकर वहां से निकल जाएगा, क्योंकि अब चक समझ चुका होता है कि ना ही इस आइलैंड पर कोई है और ना ही कोई आने वाला है। अब जब चक उस एयरबोट पर बैठकर वहां से निकल रहा होता है तो उसका सामना बड़ी बड़ी लहरों से होता है और वो लहरें उसे वापस उस आइलैंड के बीच की तरफ धकेल देती हैं। और इसी दौरान चक के पैर में एक नुकीली चट्टान से चोट लग जाती है, जिस वजह से उसके पैर में काफी गहरा घाव हो जाता है और काफी खून भी बहने लगता है। अब चक वापस उस आइलैंड पर आ जाता है और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। और अब इसके बाद चक वहाँ पर एक गुफा में चला जाता है और वो इसके बाद टॉर्च जलाकर केले की फोटो को देखने लगता है। और तभी उसकी आंख लग जाती है और रात भर टॉर्च जली रह जाती है। और जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि रात भर टॉर्च के जलने की वजह से उसके सारे सेल्स खत्म हो चुके हैं और अब चक के पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं होता और उसको तो ये भी नहीं पता कि आग कैसे जलाते हैं। अब वो उन फेडेक्स कंपनी के बॉक्सेस के पास जाता है जो वहाँ पर बहकर आए होते हैं और उन्हें एक एक करके खोलना शुरू करता है, लेकिन वो उन सब बॉक्सेस में से एक बॉक्स को नहीं खोलता। अब क्योंकि वो पैकेज डिलीवरी में काफी डेडिकेटेड होता है तो वो अपने अंदर एक उम्मीद बचाने के लिए कि उसे उस पैकेज को यहाँ से निकलकर हर हाल में डिलीवर करना ही करना है, उस पैकेज को वो नहीं खोलता और बाकी के पैकेजेस में से उसे उसके काम की सिर्फ एक दो चीजें ही मिलती हैं। जैसे कि चक को उन बॉक्सेस में से एक आइस स्केटिंग शूज मिलते हैं जिसके नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं और वो उन शूज के ब्लेड्स निकाल लेता है और वो नारियल को फाड़ने के लिए उन ब्लेड्स का यूज करता है और वो उसे एक धारदार चाकू की तरह यूज करता है। अब चक उन ब्लेड से एक नोकीला भाला भी बनाता है जिससे उसको मछलियां और केकड़े पकड़ने में काफी आसानी होती है। अब चक को आग की जरूरत होती है क्योंकि वो केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता, क्योंकि ऐसा करने से वो बीमार भी हो सकता है जिससे वो और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। अब वो एक फट्टे पर एक लकड़ी को जोर जोर से घुमाता है और आग जलाने की कोशिश करता है। अब उसको ये सब करते करते काफी टाइम हो जाता है और उसके हाथों में लकड़ी को घुमा घुमा कर छाले भी पड़ चुके होते हैं, पर अभी तक वो आग की एक चिंगारी भी नहीं बना पाता है। अब वो उस लकड़ी के टुकड़े को फेंक कर मारता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब थोड़ी देर बाद उसको एक आइडिया आता है कि उस लकड़ी के टुकड़े को घुमाने की जगह अगर वो उस फट्टे पर उसे जोर जोर से घिसने लगे तो शायद आग जलाने में आसानी होगी। अब इसके बाद वो लगातार कोशिश करता रहता है और काफी मेहनत और कोशिश के बाद वो आग जलाने में कामयाब हो जाता है। अब चक काफी खुश हो जाता है क्योंकि इस टापू पर आने के बाद उसे पहली बार कोई खुशी मिली होती है। अब वो आग जलाकर उसके चारों ओर नाचने गाने लगता है। अब उन फेडेक्स कंपनी के पैकेजेस में से एक फुटबॉल भी निकलती है जो कि विल्सन कंपनी की होती है। अब चक उस पर अपने छालों से निकला ब्लड लगा देता है और उसका आंख, नाक और पूरा फेस बना देता है और उसका नाम विल्सन रखता है। अब चक का उस टापू पर एक दोस्त भी होता है जो कि एक फुटबॉल यानी विल्सन होता है। अब टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आज चक को इस टापू पर फंसे हुए पूरे 4 साल हो चुके होते हैं और उसका हुलिया पूरी तरह बदल चुका होता है। चक पहले मोटा था पर वो बिल्कुल पतला हो चुका होता है। उसकी दाढ़ी और बाल काफी लंबे हो चुके होते हैं और वो एकदम टार्जन की तरह लग रहा होता है और अब तक वो इस टापू के माहौल में पूरी तरह से जीना सीख चुका होता है। वो दूर से खड़े खड़े अपना भाला फेंकता है और अपने भाले के एक ही वार से वो मछली पकड़ लेता है और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो टापू अब उसके लिए उसका घर बन चुका होता है और उसने इस सब की इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है कि वो अब इन सब कामों में माहिर हो चुका होता है। और अब चक और विल्सन की दोस्ती भी काफी गहरी हो गई होती है। अब चक विल्सन को अपनी सारी बातें बताता था और पूरे दिन उससे बात करता रहता था। एक बार चक मछली खा रहा होता है, तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है और वो जाकर देखता है तो उसे मेटल की एक शीट मिलती है। तभी चक को एक आइडिया आता है कि वो इस मेटल की शीट को एक बेड़ा बनाकर उसमें पर्दे की तरह यूज कर सकता है और इस शीट की हेल्प से वो उन लहरों को भी पार कर कर इस आइलैंड से निकल सकता है, क्योंकि अब तक जितनी बार भी चक ने उस आइलैंड से निकलने की कोशिश की होती है वो लहरें हर बार उसको उस आइलैंड की तरफ धकेल देती हैं। इसलिए पिछले 4 सालों से वो इस टापू पर फंसा हुआ और यहाँ से निकल नहीं पाया। अब वो उस ब्लेड्स की हेल्प से बड़ी बड़ी लकड़ियां काटता है और उनसे एक बेड़ा बनाता है और रस्सी बनाने के लिए वो उन पेड़ों की छाल और बेलों का यूज करता है। अब वो काफी मेहनत और मुश्किल से एक बेड़ा बना लेता है और हवा के सही बहाव का वेट करने लगता है। वो अपने बेड़े में उस मेटल की शीट को भी बांध देता है ताकि सही टाइम आने पर वो हवा की हेल्प से उस बेड़े को उन लहरों के पार निकाल सके, जैसे कि पुराने जमाने की नावों में होता था। अब कुछ दिनों बाद हवा का रुख बदलता है और चक कुछ नारियल, वो बचा हुआ पैकेज और एक रस्सी और विल्सन को लेकर उस बेड़े में बैठकर उस टापू को छोड़कर निकल जाता है। और जब वो उस टापू को पार कर रहा होता है तो वो बड़ी बड़ी लहरें फिर से उसके सामने आने लगती हैं और उसके बेड़े को आइलैंड की ओर धकेलने लगती हैं।
तभी चक अपनी मेटल की शीट का यूज करके उन लहरों को पार कर जाता है। अब वो शांत समुद्र में आ चुका होता है, पर अभी भी उसे ये नहीं पता होता कि कितना सफर करके उसको जमीन दिखने वाली है। पर फिर भी वो खुश होता है क्योंकि जिस टापू पर वो पिछले 4 सालों से फंसा हुआ था, अब वो उस टापू से बाहर निकल चुका है। अब उसके अंदर एक नई उम्मीद होती है। अब समुद्र में कई बार उसे बारिश और तूफान का भी सामना करना पड़ता है। वो खाने के लिए मछली तो पकड़ लेता था, लेकिन आग न होने की वजह से अब उसे वो मछली कच्ची ही खानी पड़ती थी। अब जब भी कभी बारिश पड़ती थी तो वो बारिश के पानी को खाली नारियलों में बाद में पीने के लिए स्टोर कर लिया करता था। एक बार चक अपने बेड़े में सो रहा होता है, तभी विल्सन लकड़ी से निकलकर समुद्र में गिर जाता है। अब जब तक चक की आंख खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और विल्सन बहकर बेड़े से काफी दूर निकल चुका होता है और चक काफी कोशिश करने के बाद भी उसे वापस नहीं ला पाता। अब उसके बाद वापस अपने बेड़े में आने के बाद चक बहुत रोता है। अब वो बुरी तरह से टूट जाता है और वो जीने की उम्मीद तक छोड़ देता है और बस वो अब अपने बेड़े में पड़े पड़े मौत का इंतजार करने लगता है। तभी कुछ समय बाद वहाँ से कार्गो शिप गुजर रही होती है और उस शिप के क्रू मेंबर्स चक को देख लेते हैं और वो लोग चक को बचा लेते हैं। अब चक की जान बच जाती है और वो अपने 4 सालों के संघर्ष के बाद अपने घर पहुंच चुका है। लेकिन अब तक सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका होता है और सबको अभी तक ये लगता था कि 4 साल पहले चक उस प्लेन क्रैश में मर चुका है और उसके दोस्त और फैमिली मेंबर्स तो उसका फ्यूनरल भी कर चुके थे और उसकी गर्लफ्रेंड कैली की भी अब तक किसी और से शादी हो चुकी होती है और अब उसकी एक बेटी भी है। अब चक कैली से मिलने उसके घर जाता है और कैली उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और गले से लगा लेती है। लेकिन अब कैली की शादी हो चुकी होती है और उसका एक अलग परिवार है और वो दोनों भी इस बात को समझते हैं और अब वो दोनों ये तय करते हैं कि अब उन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। और अब चक कैली को वो घड़ी वापस दे देता है जो कैली ने उसे 4 साल पहले गिफ्ट में दी होती है, क्योंकि वो घड़ी कैली की खानदानी घड़ी होती है। और अब वो ये घड़ी कैली को देकर कहता है कि परिवार की धरोहर परिवार के पास ही होनी चाहिए। लेकिन चक उस घड़ी में से कैली की फोटो निकालकर अपने पास रख लेता है और तभी कैली चक से कहती है कि तुमने कहा था और तुमने मेरे से प्रॉमिस भी किया था कि तुम मेरे पास वापस आओगे। तभी चक कहता है आई एम सॉरी। तभी वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और कैली चक को जाने से पहले किस करती है क्योंकि वो आज भी चक से बहुत प्यार करती है। लेकिन अब वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती और चक भी ये बात समझता है और वो भी ये नहीं चाहता कि वो उसके लिए अपने परिवार को छोड़े। अब कैली के पास चक की एक पुरानी कार होती है जिससे चक की यादें जुड़ी होती हैं। अब कैली चक को उसकी गाड़ी वापस कर देती है और चक उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अभी चक की गाड़ी वहाँ से थोड़ी सी आगे गई होती है, तभी कैली चक को जोर से आवाज लगाती है और उसकी कार के पीछे भागने लगती है। तभी चक भी अपनी कार को रोकता है और रिवर्स करता है और वो कैली को अपने गले से लगा लेता है। तभी कैली कहती है मुझे पता था तुम जिंदा हो और तुम वापस जरूर आओगे, लेकिन सबने कहा कि तुम मर चुके हो और मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम ही मेरा प्यारा प्यार हो। तभी चक कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और चक कैली को अपनी कार में बिठा लेता है और अब यहाँ ऐसा लगता है कि वो दोनों वहाँ से उस कार में बैठकर निकल जाएंगे। लेकिन अब चक बोलता है कैली तुम अपने घर वापस जाओ और चक उसे उसके घर तक छोड़ देता है और फिर इसके बाद चक वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चक अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और कहता है कि शायद मैं उस आइलैंड पर ही मर जाता या आत्महत्या कर लेता, लेकिन कैली की याद और उससे एक बार फिर से मिलने की चाह ने मुझे उस आइलैंड पर जिंदा रखा। लेकिन अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया है और अब वो काफी इमोशनल हो जाता है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि चक और कैली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वक्त और हालातों ने अब सब कुछ बदल दिया है। वो दोनों अलग अलग रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो चुके थे। कैली की तो शादी हो गई होती है, लेकिन चक आज भी अकेला ही होता है। लेकिन समय और जिंदगी दोनों कभी नहीं रुकते, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और अब चक भी उस फेडेक्स के बचे हुए पैकेट को डिलीवर करने के लिए निकल पड़ता है। ये वही पैकेट होता है जो उस आइलैंड पर भी उसके पास होता है और उस पैकेट पर एंजल के विंग्स बने होते हैं। लेकिन जब वो उस पर लिखे एड्रेस पर पहुंचता है तो उस टाइम उस घर पर कोई नहीं होता, तो वो उस पैकेट को उस दरवाजे पर ही रख देता है और उस पर एक थैंक यू नोट लिखता है, दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू चक नोलैंड। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अब इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि चक एक चौराहे पर खड़ा होता है जहाँ पर वो कंफ्यूज है कि वो किस तरफ जाए और तभी वो मैप देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की अपनी कार में आती है और कहती है कि शायद तुम खो गए हो और वो चक से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी चक कहता है कि मैं यही डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। तभी वो लड़की मुस्कुराती है और चक को चारों रोड का रास्ता बताती है।
और उसके बाद वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। अब जब वो लड़की वहाँ से जा रही होती है तो चक देखता है कि उसकी गाड़ी पर बिल्कुल वही विंग्स बने होते हैं जो कि उस पैकेज पर बने हुए थे, और वो उसी तरफ जा रही होती है जहाँ से चक उस पैकेज को डिलीवर करके आया होता है। अब चक समझ जाता है कि वो वही लड़की है जिसका वो पैकेज है। और दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में भी हमें यही घर दिखाया जाता है जिसके गेट पर लिखा होता है डिक और बेटीना। लेकिन अब 4 साल बाद उसके गेट से वो डिक हट गया होता है और सिर्फ बेटीना लिखा होता है। शायद उस लड़की ने भी अपने पार्टनर को खो दिया होता है। अब चक एक बार चारों रास्तों को देखता है और उसके बाद वो उस तरफ देखता है जहाँ पर वो लेडी गई होती है। और अब चक की आंखों में एक नई उम्मीद और उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। और इसी के बाद ये फिल्म खत्म हो जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।